कि नागपाड़ा स्थित सिटी सेंटर मॉल में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। हालत ये है कि मुंबई फायर ब्रिगेड ने इसे लेवल 4 की आग डिक्लेयर कर दिया है। आग को बुझाने के दौरान एक फायरमैन घायल हो गया। आग गुरुवार देर शाम 8:30 बजे करीब एक मोबाइल की शॉप से शुरू हुई, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मॉल में करीब 200 से 300 लोग मौजूद थे, जिसे मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सुरक्षित निकाल लिया। दमकल की 20 से अधिक गाड़ियों ने आग को बुझाने की कोशिश की। आग ने धीरे धीरे पूरे मॉल को चपेट में ले लिया। अब HPCL, BPCL, BPT से मदद मांगी गई है। कुछ देर पहले तक मॉल के अंदर कुछ दुकानों में अभी भी आग लगी हुई है, जिसको बुझाने का काम लगातार जारी है। बिहार चुनाव में आज से दिग्गजों की एंट्री हो रही है। पीएम मोदी आज रोहतास, गया और भागलपुर में रैलियां करेंगे। रोहतास और भागलपुर की रैली में पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी भी इस चुनाव में पहली बार रैली करेंगे। आज राहुल की चुनावी सभा भागलपुर और नवादा में होगी। नवादा में रैली के मंच पर राहुल और तेजस्वी की जुगलबंदी दिखेगी। बिहार के चुनाव में बीजेपी ने भी वादों का पिटारा खोल दिया है। अपने घोषणा पत्र को बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। इसमें तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे के जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा किया है। इसके अलावा मुफ्त कोरोना वैक्सीन का भी वादा है। विजन डॉक्यूमेंट पर निशाना साधते हुए आरजेडी का कहना है कि बीजेपी के पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चुनावी जंग में लालू यादव सोशल मीडिया के जरिए विरोधियों पर वार कर रहे हैं। लालू ने एक पोस्टर ट्वीट किया है जिसमें नीतीश को मौका मंत्री और सुशील मोदी को धोखा मंत्री बताया गया है। एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग भी तेज है। बीजेपी के रोजगार के वादे पर कांग्रेस ने पूछा कि नीतीश कुमार के पास पैसा नहीं है तो रोजगार कहां देंगे। वहीं नीतीश ने तेजस्वी को कहा है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो कहां थे, जनता को बताएं। चुनावी माहौल के बीच पटना में कांग्रेस दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। एक गाड़ी से 8.5 लाख कैश भी बरामद किया गया है। सदाकत आश्रम पर इनकम टैक्स अधिकारियों का लाव लश्कर पहुंचा था और कई घंटों तक जांच पड़ताल चली। इस दौरान कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी आयकर अफसरों ने पूछताछ की। इनकम टैक्स की कार्रवाई को कांग्रेस ने साजिश करार दिया है और शक्ति सिंह गोहिल के मुताबिक पैसा सदाकत आश्रम परिसर के बाहर किसी गाड़ी से बरामद हुआ। इससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में चुनावी गहमा गहमी के बीच कोरोना को लेकर सावधानियां दरकिनार होती दिख रही हैं। रैलियों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जैसी जरूरी बातों का पालन भी मुश्किल दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में भी बिना मास्क पहने लोगों की बड़ी तादाद दिखी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ। रैली में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी थे। कृषि कानूनों पर कोहराम को शांत करने के मकसद से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को किसानों से मुलाकात की। बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई इस बैठक में नड्डा ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया कि उन्हें मनचाहे बाजार में फसल बेचने की आजादी है, लिहाजा वो किसी बहकावे में न आए। उधर नए कानून के विरोध में पंजाब में अभी भी प्रदर्शन जारी है। लुधियाना के टोल प्लाजा पर किसानों ने अभी तक कब्जा किया हुआ है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े फिर से उछाल मारने लगे हैं। 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के करीब 4000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 35 मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर 25,000 के पार हो गई है और रिकवरी रेट घटकर 91% से नीचे आ गई है। कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच की स्थिति बन गई है। आईसीएमआर देश में प्लाज्मा थेरेपी बंद करने के संकेत दिए हैं। इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी कामयाब है और केंद्र को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आईसीएमआर के मुताबिक जिन लोगों को प्लाज्मा दिया गया उनके अंदर पहले ही एंटीबॉडी थी, इसलिए प्लाज्मा थेरेपी से ज्यादा फायदे के सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी आईसीएमआर से सहमत हैं। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को डीजीसीआई ने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दे दी है। हालांकि कंपनी को वैक्सीन टेस्टिंग की अपनी प्रक्रिया में कुछ बदलाव करने को भी कहा गया है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला का कहना है कि कोरोना वैक्सीन बन जाने के बाद दुनिया को कम से कम 20 सालों तक इसकी जरूरत पड़ेगी। पूनावाला के मुताबिक 100% टीकाकरण हो जाने पर भी कहा नहीं जा सकता कि वैक्सीन की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी है। केरल में 24 घंटे में करीब 7,500 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 23 मरीजों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में कुल कोरोना मामले 7 लाख के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 3,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि 45 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 10,825 तक पहुंच गई है। कर्नाटक में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 74 मरीजों की मौत हो गई। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 2 दिन तक हल्का बुखार आने के बाद उनका टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुशील मोदी को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने बक्सर की चुनावी रैली में कहा था कि इतनी भीड़ देखकर लगता है कि बिहार से कोरोना भाग गया। सुशील मोदी ने इस दौरान मास्क भी नहीं पहना था। कोरोना वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई, लेकिन नेताओं के भाषणों में वैक्सीन को लेकर वादे शामिल हो गए हैं। बिहार चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया है। उधर एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने भी ग्वालियर की चुनावी रैली में गरीब परिवारों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम ई पलनीस्वामी ने भी पूरे राज्य में कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगवाने का ऐलान कर दिया है। एलएसी पर चीन के तनाव के मद्देनजर भारत ने बड़ी तैयारियां कर ली हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से ऊंचे और बर्फीले इलाकों में सैनिकों के काम आने वाले उपकरण और साजो सामान खरीदे हैं। इसमें स्लीपिंग बैग और जैकेट शामिल हैं। ये साजो सामान लद्दाख पहुंचा दिया गया है। दिल्ली के द्वारका में मोहन गार्डन इलाके में एक शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया गया। आरोपियों ने युवक को 8 गोलियां मारी, जिसकी वजह से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस की माने तो पहली नजर में ये रंजिश का मामला लगता है। आरोपों के मुताबिक हमलावरों ने युवक को दौड़ाकर गोलियों से छलनी किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने 2 किलो ब्राउन शुगर बरामद की है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने माटी थाड़ा क्षेत्र में ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 52,000 नकद और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस अब जांच कर रही है कि इस तस्करी के तार और कहां-कहां फैले हैं। पंजाब के होशियारपुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 6 साल की मासूम को जिंदा जला दिया गया। मासूम के शव को बोरी से ढक दिया गया था, जिससे कोई शव को देख न सके। आशंका है कि बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसे मार दिया गया, मगर अभी रेप हुआ या नहीं इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। परिवार वालों की मांग है कि बच्ची के गुनहगारों को फांसी की सजा मिले। हाथरस में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला हाथरस शहर की सदर कोतवाली का है। यहाँ पुलिस की एसओजी टीम ने कांशीराम टाउनशिप के पास छापा मारकर इस अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस की माने तो फैक्ट्री से 14 तमंचे और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री से हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने यहां से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से भी कई मुकदमे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपों के मुताबिक पिता को उसके ही बेटे ने गोली मार दी। इस हत्या में आरोपी ने अपने नाबालिग बेटों का भी साथ लिया। बताया जा रहा है कि हत्या संपत्ति के लालच में की गई। पुलिस की माने तो बुजुर्ग शख्स अपने जीवित रहते संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहा था। इसी बात से नाराज बड़े बेटे ने पिता की हत्या की। हत्या के बाद अब आरोपी फरार है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगातार बारिश से एगमोर के एक अस्पताल में पानी घुस गया।
कल शाम को 1 घंटे की जबरदस्त बारिश में ही शहर का हाल बेहाल हो गया। देखिए कैसे अस्पताल के भीतर बारिश के पानी में ही कुछ घंटों तक मरीज और डॉक्टर दोनों चलने के लिए मजबूर हो गए। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया। औरंगाबाद में इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। ये बारिश उस समय हुई जब औरंगाबाद में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस किसानों की परेशानी सुनने के लिए दौरे पर थे। शहर में तेज बारिश की वजह से कई सारे निचले इलाकों में पानी भर गया और लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। लोगों के घरों के सामने तालाब जैसा मंजर नजर आने लगा। हैदराबाद में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बाढ़ के हालात के बाद राहत का जायजा लेने के लिए केंद्र की टीम शहर के प्रभावित इलाकों में पहुंची। केंद्र से आई इस टीम से हैदराबाद से सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुलाकात की। ओवैसी ने सेंट्रल टीम को बताया कि बाढ़ से कैसे इलाके में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पिछले दिनों की भारी बारिश से तेलंगाना के बड़े हिस्से जलमग्न हो चुके हैं और सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में हुए नुकसान की जानकारी ली और भरोसा दिया कि लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। मनीष पांडे के धमाके से IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने जबरदस्त जीत हासिल की। दुबई में हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद को 155 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे 19 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हैदराबाद ने लगातार 3 हार बाद ही मैच जीता है। सनराइजर्स की जीत के हीरो रहे मनीष पांडे, जिन्होंने 43 गेंदों में 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से नाबाद 83 रनों की जोरदार पारी खेली। उनका साथ निभाया विजय शंकर ने। विजय शंकर ने नाबाद 52 रन बनाए। तीसरे विकेट के लिए दोनों ने 140 रनों की अटूट साझेदारी की। सनराइजर्स हैदराबाद की चौथी जीत रही। सनराइजर्स की टीम अब 10 मैचों में 8 अंकों के साथ बेहतर नेट रन रेट के आधार पर 5वें स्थान पर आ गई है। सनराइजर्स की प्ले ऑफ की उम्मीदें बनी हुई हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की ये 7वीं हार रही और 11 मैचों में 8 अंक के साथ वो 7वें स्थान पर फिसल गई है। आज महासप्तमी है और कोलकाता में सैकड़ों दुर्गा पंडाल सज कर खड़े हैं और कमोबेश हर पूजा पंडाल का अपना दशकों पुराना इतिहास है। बाग बाजार के इस पूजा पंडाल का रिश्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है, जो आजादी से पहले क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। बाग बाजार के इसी पूजा पंडाल में आजादी के लिए रणनीति तैयार की जाती थी। कोलकाता के अबासर पूजा पंडाल की रौनक को देखिए। कभी आपने किसी पंडाल में फर्नीचर को लटकते हुए देखा है, कभी आपने खाली कनस्तर, खाली डिब्बों, अलमारी और दरवाजों को यूं झूलते देखा है। वाकई कमाल का नजारा है और ये सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही मुमकिन है। कोलकाता के अबासर पूजा पंडाल में संदेश है, जंगलों की कटाई से पेड़ लगाने का मंत्र। बीरभूम में कोरोना का असर है, लेकिन अरुणा द क्लब नाम की पूजा कमेटी ने एक ऐसा पंडाल तैयार किया है जिसने कोरोना से लड़ने के लिए अपनाए जाने वाले तमाम नुस्खों को मूर्तियों के जरिए जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एक पंथ दो काज, मां दुर्गा की भक्ति के साथ महामारी से निपटने का महामंत्र भी। आज महासप्तमी से पहले कल महाषष्ठी के आगमन को कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में जबरदस्त उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में मां दुर्गा का स्वागत किया। ढाक की धुन पर नृत्य संगीत के साथ पंडाल में आस्था और भक्ति का रंग चारों ओर बिखर रहा था। यूपी के झांसी में नवरात्रि के मौके पर शहर की महिलाओं ने डांडिया कार्यक्रम में जमकर नृत्य किया। महिलाओं ने पारंपरिक गुजराती परिधान को धारण किया और संगीत की धुन में डूबकर घंटों तक थिरकती रहीं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे SP ग्रामीण राहुल मिठास भी महिलाओं के साथ गरबा डांस करते हुए नजर आए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। कहा, ट्रंप खुद को वायरस से सुरक्षित नहीं रख सके तो देश को कैसे बचाएंगे।
राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडेन का साथ दे रहे अमेरिकियों को बेवकूफ कहा। साथ ही कहा कि वो अकेले ही डेमोक्रेट्स के खिलाफ एक योद्धा के रूप में खड़े हैं। चीनी मीडिया पर लगाए जा रहे अमेरिकी प्रतिबंधों पर चीन ने चेतावनी दी है। कहा, चीन जल्द अमेरिका के खिलाफ जरूरी कदम उठाएगा। बता दें कि चीन ने हाल ही में कई अमेरिकी पत्रकारों को डिपोर्ट किया था। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में कई दिनों से चल रहे राजनीतिक संकट के कारण हो रहे विरोध प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत हुई। बता दें, वहां के विपक्षी नेता ने चुनाव परिणाम से पहले ही अपने आप को विजेता घोषित किया है। पाकिस्तान की सरकार ने ब्रिटेन से तीसरी बार गुजारिश की है कि वो नवाज शरीफ को जल्द डिपोर्ट करें। इससे पहले नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौज और इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश को 2 सरकारें चला रही हैं। कोरोना के कारण ग्रेटर मैनचेस्टर में बार रेस्टोरेंट मालिकों पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सख्त लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। संक्रमितों की संख्या 4,15,00,000 के पार हो गई। महामारी से अब तक 11,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चीन में रोमन कैथोलिक बिशप नियुक्त होंगे। चीन और वेटिकन के बीच हुए समझौते में अगले 2 साल तक वेटिकन के द्वारा बिशप की चीन में नियुक्ति होगी। वहीं इस समझौते पर अमेरिका ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चीन के हाथों बिक गया है वेटिकन। 3 बार के विंबलडन चैंपियन बोरिस बेकर पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। 2017 में खुद को दिवालिया घोषित करने वाले बेकर पर आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों से अपनी संपत्ति का ब्यौरा छिपाया। बता दें कि महज 17 साल की उम्र में बोरिस ने विंबलडन मेंस सिंगल्स चैंपियनशिप जीता था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताने के बाद रूस और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे। बता दें कि सोयूज कैप्सूल में सवार अंतरिक्ष यात्रियों ने कजाकिस्तान के समुद्र में लैंडिंग की।